बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ ताहिर महमूद राव। तो उसमें नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 14 है आज, और देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, वो भी 4 थी प्रॉपर्टीज़, और आज भी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज अहम है वैसे ही कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी बहुत ही अहम। तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। इस तरह से लॉन्ग आ सकता है, और लॉन्ग इस तरह से भी आ सकता है जैसे लास्ट में आपने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ आज पढ़ लेते हैं तो इसका डिफरेंस भी आ जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द properties of ionic compounds and covalent compounds. Differentiate between the properties of ionic compound and covalent compounds. इस तरह भी आ सकता है लॉन्ग, इस तरह भी आ सकता है। तो ये जो है कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, ये ऑलमोस्ट जो है उसका अपोजिट है। जो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ थी उसका यानी अपोजिट होंगी ये। तो सबसे पहले देखते हैं कि होते क्या हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। तो उसमें कोवलेंट कंपाउंड जाहिर बात है ऐसे कंपाउंड्स जो बनेंगे यानी कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, यानी एटम्स हैं, एटम्स आपस में कंबाइन हुए। एटम्स क्यों कंबाइन हुए? स्टेबल होने के लिए। तो स्टेबल होने के लिए उन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया। तो जब एटम ने स्टेबल होने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो क्या बन गया? कोवलेंट बॉन्ड। और जब एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो और एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएं, तो जब वो कंबाइन हो जाएंगे एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बना के, तो वो जो चीज़ बनती है उसे फिर हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल है, या कह सकते हैं कंपाउंड है। तो वो जो कंपाउंड होगा या जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। क्या कहते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। जो कोवलेंट बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से बना है कंपाउंड, उसे हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो देखें डेफिनेशन, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड, वो कंपाउंड जो कि बनते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड, वो कंपाउंड जो कि बनते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स की वजह से जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड्स, उनको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड की जगह म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आप वो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। तो ये डेफिनेशन है कोवलेंट कंपाउंड्स की। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड्स। एग्जांपल में HCl और CH4 मीथेन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं इसका, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड। CH4 आपको पता है ये मीथेन गैस जो है, CH4 उसका फार्मूला है, इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड हो गया। HCl इज अ कोवलेंट कंपाउंड, वाई? बिकॉज हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दैट्स वाई HCl इज अ कोवलेंट कंपाउंड। इन CH4 मीथेन में क्या होता है स्टूडेंट्स? देखें, C दरमियान में होता है और H4, 4 हाइड्रोजन होते हैं और कार्बन के अराउंड 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इस तरह। ये है CH4। तो यहाँ पे ये म्यूचुअल शेयरिंग, ये भी म्यूचुअल शेयरिंग, ये भी म्यूचुअल शेयरिंग,
दिस इज आल्सो म्यूचुअल शेयरिंग। तो इन 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्वॉल्व, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बने। तो डेफिनेशन याद कर लेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स की, एग्जांपल्स याद कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, ये देखें उसकी डिटेल्स हैं, ये आपने इसे पढ़ लेना है समझने के लिए। क्या है कोवैलेंट कंपाउंड्स, ये इसका इंट्रोडक्शन ये बुक में पैराग्राफ दिया हुआ है प्रॉपर्टीज से ऊपर, याद करके आप लिखना चाहें, अगर लॉन्ग आ जाए तो लिख दें बेशक आप। क्या है कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड। कोवैलेंट कंपाउंड्स जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स से कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं दैट आर फॉर्म्ड, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हो, और एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होने से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल कंपाउंड में डिफरेंस आपको बताना चाहिए। अगर एक हो तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं, अगर बहुत सारे हो तो उसे कंपाउंड कहते हैं। जैसे वाटर है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल H2O, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर 2 भी हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए वाटर के, 3 हो गए या 4 हो गए या 100 हो गए, एक से अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे हैं, एक से ज़्यादा अगर वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे हैं तो उसे फिर हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। ठीक, तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड का वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है अक्सर, एक ही बात है इस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बुक्स में, क्योंकि मॉलिक्यूल एक तो नहीं होगा ना, जहाँ भी होते हैं मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वाटर है, आपके पास एक ड्रॉप है वाटर का, एक कतरा जो है आपके पास वाटर का, उसमें भी करोड़ों की तादाद में वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। और एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है जिसको तो आप देख भी नहीं सकते, एक मॉलिक्यूल वाटर का इतना छोटा होता है जिसको आप इंसानी आंख से नहीं देख सकते, तो एक तो नहीं होता ना, बहुत सारे होते हैं, तो जाहिर बात है कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। एक हो अगर वाटर का, एक वाटर हो H2O तो वो मॉलिक्यूल, बहुत सारे इकट्ठे हो जाए H2O से कंपाउंड करते हैं, और होते बहुत सारे इकट्ठे, एक तो नहीं होता। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब एक ही होता है। बुक्स में अक्सर यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल या कंपाउंड लिख दिया जाता है, तो उसका मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हैं। ठीक, अच्छा जी, वो कह रहे हैं अगर एटम्स के दरमियान आपकी म्यूचुअल शेयरिंग हुई है तो वो जो कंपाउंड बढ़ेगा कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड यानी मौजूद है। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज जनरली रिगार्डेड एज वीकर देन आयनिक बॉन्ड। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, आपको पता होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और कोवैलेंट बॉन्ड उसकी निस्बत वीक है। कोवैलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, इसको तोड़ना आसान है। आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको तोड़ना मुश्किल है। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इसी चीज़ पर डिपेंड करेंगी। वीक जो है, वीक है तो इसकी प्रॉपर्टीज उस लिहाज से होंगी। आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड था, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी उससे रिलेटेड थी। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज जनरली रिगार्डेड एज अ वीकर देन एन आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो वीक होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 or more नॉन मेटल्स। और एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो बनते हैं 2 or more नॉन मेटल, 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल्स जब आपस में जुड़ती हैं तो कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। ये आपने पहले ही बात पढ़ी हुई है। अब जैसे H2, अब H2 क्या कोवैलेंट कंपाउंड, क्यों कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि H और दूसरा H दोनों के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है। दोनों हाइड्रोजन क्यों जुड़े हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से। इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है। म्यूचुअल शेयरिंग क्यों की है, स्टेबल होने के लिए। स्टेबिलिटी क्या है, डुप्लेट। हाइड्रोजन चाहता है मेरी डुप्लेट स्टेट कंप्लीट हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो मेरे आखिरी शेल में। तो अब 2 हाइड्रोजन जब जुड़ते हैं ना, दोनों हाइड्रोजन जो एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेते हैं। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और ये इसके भी है। दोनों भी क्या हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, दोनों की डुप्लेट स्टेट कंप्लीट हो गई। ठीक, तो दैट्स वाई H2 बन गया। तो H2 में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो H2 क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड। H2 क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड। इस ना CO2 भी कोवैलेंट कंपाउंड है। इस तरह होता है CO2, ये CO2 होता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CO2।
तो कवलेंट बॉन्ड मौजूद है, ये भी कवलेंट कंपाउंड हो गया। H2SO4 भी और ये आपका ग्लूकोज, ये सारे क्या है, कवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इनके अंदर कवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इनके एटम्स के दरमियान स्टेबल होने के लिए एटम से कवलेंट बॉन्ड बनाया है। उसके बाद क्या है, लोअर मॉलिक्यूलर मास कवलेंट कंपाउंड आर गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। जिन कवलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस कम है वो तो गैस फॉर्म में है या फिर लो बॉइलिंग लिक्विड फॉर्म में है। ये लिक्विड्स हैं लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है। कंट्रारी टू इट, इसके बरअक्स हायर मॉलिक्यूलर मास कवलेंट कंपाउंड आर सॉलिड्स। तो जिनके मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होंगे वो सॉलिड फॉर्म में है कवलेंट कंपाउंड्स, और जिनके मॉलिक्यूलर मास कम है वो गैस फॉर्म में है यूजुअली, या फिर लो बॉइलिंग लिक्विड्स हैं। तो ये बात भी आप जहन में रखेंगे एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो ये इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, लॉन्ग आए तो पैराग्राफ एज अ इंट्रोडक्शन हेडिंग बना के आप ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो ये तो हमने देखी डेफिनेशन और उसकी इंट्रोडक्शन कवलेंट कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा। अब उसकी प्रॉपर्टीज शुरू हो गई स्टूडेंट्स। तो देखिए प्रॉपर्टीज और कवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था आयनिक कंपाउंड्स का, ये उसका उलट है। उलट किए, उसमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स थे आयनिक कंपाउंड्स के, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड था। आयनिक कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड था, इसलिए उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई थे। यहाँ पे लो है जी। अब लो क्यों है, क्योंकि बॉन्ड जो वीक है, कवलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड है, दैट्स वाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होंगे। तो पहले हेडिंग बनाएंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो कवलेंट कंपाउंड्स हैं आम तौर पे उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं। क्योंकि लो है, वीक बॉन्ड है कवलेंट बॉन्ड, उसको तोड़ना आसान है, उस दैट्स। उसका कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी की बात करें तो लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा था कंडक्टिविटी, वो क्या था, आयनिक कंपाउंड्स की क्या कंडक्टिविटी थी। आयनिक कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी में आपने ये पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में उनमें से करंट नहीं गुजरता। कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी होता है करंट गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी, तो उसे कहते हैं कंडक्टिविटी। तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आपने जो पढ़ा था ये उससे डिफरेंट है। आयनिक कंपाउंड्स में से सॉलिड फॉर्म में से करंट पास नहीं होता, तो अगर आप उसका सोल्यूशन बना लें या उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो करंट पास आउट होता था ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि करंट तभी पास आउट होता है जब आयंस की मूवमेंट हो, मूवमेंट ऑफ आयंस हो। चार्ज जो है वो जब मूव करे तो करंट पास आउट हो जाएगा उस चीज़ में से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या दे आर यूजली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर्स हैं जी, जो कवलेंट कंपाउंड है वो बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये नॉर्मली ऐसे ही होता है। क्यों नॉर्मली ऐसे क्यों होता है कि ज़्यादा जो कवलेंट कंपाउंड हैं वो नॉन पोलर हैं। ज़्यादा जो कवलेंट कंपाउंड्स जो हैं ज़्यादा जो है वो नॉन पोलर होते हैं। क्या होता है, नॉन पोलर। नॉन पोलर कवलेंट कंपाउंड्स ज़्यादा क्या होते हैं, नॉन पोलर कवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। पोलर कवलेंट कंपाउंड्स कम होते हैं, नॉन पोलर ज़्यादा होते हैं। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स, एक वर्ड आपने सुना होगा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ज़्यादा जो कवलेंट कंपाउंड होते हैं ना वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। यानी पोल्स ही नहीं बनते, पोल्स ही नहीं बनते। जैसे H2, H बॉन्ड, H कोई पोल नहीं है क्योंकि होमो एटम्स है। होमो एटम्स होने की वजह से, नॉन पोलर कवलेंट कंपाउंड होने की वजह से ज़्यादातर करंट ही पास नहीं होता। पोल्स नहीं बनेंगे ना, करंट पास नहीं होना। पोल्स अगर नहीं बनेंगे, Cl बॉन्ड Cl, कोई पोल नहीं बना, करंट पास आउट नहीं होगा। F बॉन्ड F, पोल्स ही बने, करंट पास आउट नहीं होगा। तो ज़्यादातर जो कवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना वो नॉन पोलर कवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और वो उनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, यानी वो हाइड्रोकार्बन होते हैं ज़्यादा। तो दैट्स वाई करंट पास आउट नहीं होता। तो ये आम सिचुएशन में ऐसे होता है, करंट पास आउट नहीं होता। लेकिन द कंपाउंड हैविंग पोलर करैक्टर इन देयर बॉन्डिंग, लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पोलर करैक्टर है तो कवलेंट ही, कवलेंट बॉन्ड मौजूद है लेकिन पोल्स बनते हैं। जैसे HCl में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जैसे HF में
पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक, तो नॉर्मली जो कवलेंट कंपाउंड होते हैं ज़्यादातर वो नॉन पोलर कवलेंट कंपाउंड होते हैं और उनमें से करंट पास आउट नहीं होता, ये मेन बात है। दूसरा जो कम तादाद में होते हैं, जो तादाद में कम है वो है पोलर, जिन पे पोल्स बनते हैं वो तादाद में कम है। तो पोलर कवलेंट कंपाउंड में से करंट पास आउट होगा, उसकी शर्त क्या है कि आप इनको वाटर में जब डिजोल्व कर लें। जो HCl को वाटर में डाल दें, HCl को किस में डाल दें, वाटर में डिजोल्व करें, पोलर सॉल्वेंट है वाटर, वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट। अब इसमें HCl डालेंगे तो HCl की पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इनकी मूवमेंट होगी, इनकी क्या होगी, मूवमेंट। आयंस हैं, ये चार्जेस हैं, चार्ज मूव करेगा वाटर में जब डालेंगे तो मूवमेंट ऑफ चार्ज होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस होगा तो करंट पास आउट होगा। ठीक है, HF को डाल दें वाटर में तो फिर उसमें करंट पास आउट होगा। तो उसमें बात समझने की कोशिश करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी के बारे में वो ये कह रहे हैं कि जो कवलेंट कंपाउंड्स हैं नॉर्मली उनमें से करंट नहीं गुजरता, कवलेंट कंपाउंड में से करंट नहीं गुजरता, क्योंकि जो कवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन पोलर कवलेंट कंपाउंड्स, जिनमें पोल्स ही क्रिएट नहीं होते, जिनमें पोल्स ही क्रिएट नहीं होते। जैसे ये एग्जांपल हमने देखी H2Cl2F2, इनमें पोल्स ही नहीं बनेंगे तो कभी भी करंट नहीं गुजरेगा। तो ये मेन बात है, ज़्यादातर ये अप्लाई होती है बात। दूसरी बात ये कुछ जो है कम तादाद में जो है वो है पोलर, पोलर होते हैं कम तादाद में पोलर कवलेंट कंपाउंड्स, उनमें से करंट तब गुजरेगा जब उन्हें वाटर में डिजोल्व करो। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में अगर आप पोलर कंपाउंड्स हो, पोलर कवलेंट बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स हो, यानी पोलर कंपाउंड्स कहते हैं उनको, पोलर कवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड है जिन पे पोल्स बन गए, इनको भी आप वाटर में जब डिजोल्व करोगे फिर इनमें से करंट पास आउट होगा। तो दो बातें आपको बताई इन्होंने। उसका सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी का भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो ज़्यादातर है ना, ज़्यादातर जो कवलेंट कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर कवलेंट कंपाउंड्स हैं और वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, क्या दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। ये बात यहाँ तक क्या है, नॉर्मली जो बात है वो यही है कि ज़्यादातर जो कवलेंट कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर कवलेंट कंपाउंड्स हैं। क्या है, नॉन पोलर कवलेंट कंपाउंड्स। तो जो नॉन पोलर कवलेंट कंपाउंड्स होंगे वो वाटर में कभी भी डिजोल्व नहीं होंगे। वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। और हमने पढ़ा था एक रूल होता है लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक एक रूल है। उसके मुताबिक जो पोलर चीज़ें हैं वो पोलर सॉल्वेंट में हल होती हैं और जो नॉन पोलर चीज़ें हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होती हैं। तो ये जो कवलेंट कंपाउंड होते हैं दे आर नॉन पोलर, दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते, वाटर में डिजोल्व नहीं होते कवलेंट कंपाउंड्स। दे आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये किस में हल होते हैं, वाटर में तो हल नहीं होंगे। वाटर क्या पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में हल नहीं होंगे तो किसमें, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हल होते हैं, नॉन एक्वस। ठीक, अच्छा ये बात ध्यान में रख रहे हैं आप, नाम इनके आपको कंफ्यूज बहुत करेंगे तो नामों से आपने कंफ्यूज नहीं होना। वाटर है जी, एक है वाटर। वाटर को हम क्या कहते हैं, वाटर को हम कहते हैं जी दिस इज पोलर सॉल्वेंट। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, या कह सकते हैं वाटर जो है एक्वस सॉल्वेंट है, एक्वस। ये दो बातें हैं, एक्वस सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट एक ही बात है। और कौन है ये, वाटर है। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट या फिर एक्वस सॉल्वेंट। इसके अलावा जो दूसरे हैं यानी जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें कौन आता है, बेंजीन है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसीटोन है। ठीक, तो ये जो है इनको कहते हैं हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। क्या कहते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहते हैं इनको। इनका एक और नाम भी है, इनको नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स भी कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, या फिर इनको कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी इनको हम कहते हैं। तो इसके तीन नाम हैं, तो इन नामों से आपने कंफ्यूज नहीं होना। वाटर जो है पोलर या एक्वस है, बाकी सारे जो नॉन पोलर, नॉन एक्वस या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसमें है जी देखें
दे आर यूज्ड इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में हल नहीं होते कोवैलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड नॉन पोलर, वाटर में हल नहीं होना। दे आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, तो वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में या कह सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं, जैसे बेंजीन, CCl4 H2। कौन कौन से? बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, एसीटोन है, ये सारे नॉन पोलर हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। सॉल्युबिलिटी को भी हमने देख लिया। उसके बाद लास्ट है कोवैलेंट क्रिस्टल्स, तो ये एक चेंज है पॉइंट। बाकी तीनों पॉइंट तो बहुत ही आसान थे, पहले तीनों पॉइंट्स यानी वो तो बिल्कुल बेसिक थे ना, जो उलट कर लो उसका, ठीक। अब उसके बाद वो कह रहे हैं जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं नॉर्मली, जो बड़े बड़े कोवैलेंट कंपाउंड है ना, लार्ज साइज कोवैलेंट कंपाउंड्स, वो जो है ना उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है। नॉर्मली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ कोवैलेंट कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत बड़े लार्ज मॉलिक्यूल हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। अब बड़े बड़े मॉलिक्यूल होने की वजह से वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, 3 डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जब वो बड़े बड़े कोवैलेंट कंपाउंड जो 3 डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में पाए जाते हैं, उनका भी बिहेवियर जो है चेंज हो जाता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो फिर उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई हो जाते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनके होते हैं। तो यही पॉइंट है कि जो कोवैलेंट क्रिस्टल्स होती है, कोवैलेंट क्रिस्टल्स कहते हैं, कोवैलेंट क्रिस्टल्स जो हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स ही, कोवैलेंट कंपाउंड्स ही या कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स जो बड़े बड़े साइज़ के हैं, उनमें फिर ऐसा होता है कि ख़ास अरेंजमेंट होती है, एटम्स की ख़ास शेप बन जाती है, क्रिस्टल की फॉर्म में ख़ास शेप है उनकी। तो शेप होने की वजह से उनके पे हाई हो जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये स्पेशल बात है। क्या लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स? कोवैलेंट कंपाउंड्स, जो बड़े बड़े कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, बड़े बड़े, उनमें क्या होता है, 3 डिमेंशनल बॉन्डिंग होती है, 3 डिमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवैलेंट क्रिस्टल्स। वो क्या बना देते हैं, कोवैलेंट क्रिस्टल्स बना देते हैं। वो क्या है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनमें 3 डिमेंशनल बॉन्डिंग होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हर साइड पे बॉन्डिंग होती है, हर साइड से बॉन्ड बन जाता है। अब हर साइड से बॉन्ड बनेगा तो वो भी क्रिस्टल बन जाएगी, तो उसे कोवैलेंट क्रिस्टल कहते हैं। तो अगर कोवैलेंट क्रिस्टल बन जाएंगी, जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं, जब वो 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसे कहते हैं 3 डायमेंशनल। तो तीनों डायमेंशन में जब वो बॉन्डिंग करेंगे, हर तरफ से बॉन्डिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो हर डायरेक्शन में होती है, ठीक। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग हर डायरेक्शन में होती है। तो लार्ज मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वे 3 डिमेंशनल बॉन्डिंग और 3 डिमेंशनल में बॉन्डिंग करते हैं, फॉर्म कोवैलेंट क्रिस्टल, और वो कोवैलेंट क्रिस्टल बना लेते हैं। ये क्रिस्टल्स फॉर्म में वो बड़ा सारा कोवैलेंट कंपाउंड जो बना क्रिस्टल की शेप में आ जाएगा, ख़ास शेप बन जाएगी इसकी, विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। और ये बहुत हार्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं हाई होते हैं। तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी और कोवैलेंट क्रिस्टल। तो अच्छी तरह याद करेंगे चारों प्रॉपर्टीज़ को, बहुत अहम क्वेश्चन है, आता है। उसके बाद कोवैलेंट कंपाउंड्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स आप लाजमी याद कर लेंगे, ठीक। उसके बाद पैराग्राफ अगर आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, करना चाहें याद कर लें। इसको आप एज ए इंट्रोडक्शन आप लॉन्ग अगर आ गया उसमें लिख सकते हैं, बाकी MCQs के हवाले से भी हो सकता है। तो उसमें ये था हमारा आज का लेक्चर। तो लेक्चर 14 था ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। ये जो है आपका यानी थोड़ा सा रह गया चैप्टर, 2-3 टॉपिक्स रह गए, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।